और चंपारण सत्याग्रह में हमने शुरुआत किया था इंट्रोडक्शन से कि चंपारण में पहले नील के डिमांड, इंडिगो के डिमांड्स को समझा था कि कैसे इंडिगो का डिमांड शुरू हुआ इंडिया में और कैसे बंगाल और बिहार दोनों एक सेंटर बनते हैं इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, नील उगाने के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर बनता है और हजारों हजार फैक्ट्रीज जो हैं कैसे यहां पे बनना शुरू होता है और जिसका सबसे बड़ा मार, सबसे बड़ा प्रभाव चंपारण पे पड़ता है क्योंकि चंपारण में उस समय एक बहुत प्रोमिनेंट एक्सप्लोटेटिव सिस्टम, एक बहुत प्रमुख जो है शोषण करने वाली व्यवस्था थी, उसको कहा गया तिनकठिया सिस्टम। और इस तिनकठिया सिस्टम के खिलाफ समय समय पर विरोध होता रहा है और इसी तिनकठिया सिस्टम के अंदर में हमने 1907 की कहानी देखी थी और वहीं से मैं फिर से रिकॉल करके और आगे बढ़ रहा हूं, कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, 19 हमें उसको एक बार रिकॉल करते हुए आगे बढ़ रहा हूं इसको कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने बोला कि 1907 में 1907 में एक बार फिर से चंपारण के किसानों ने रिवोल्ट करने का बीड़ा उठाया एंड दे स्टार्टेड दिस रिवोल्ट फ्रॉम द सरैया कोठी। सरैया कोठी से उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया और ये सरैया कोठी कहां पर है? बेतिया के आसपास है सरैया कोठी। तो ये कोठियों का निर्माण कैसे हुआ था? ये कोठी जो बना था वो दरअसल है कैसा कोठी? ये नीलहे ठेकेदार जो प्लांटर्स है, इंडिगो प्लांटर्स, उनकी कोठियां हैं। उन्होंने कोठियां बनाई कैसे हैं? दरअसल बेतिया राज के राजा ने इन इंडिगो प्लांटर्स को भर भर के विलेजेस जो हैं, गांव हैं, पट्टे पर दिया है ना। ये बेतिया राज के राजा ने क्या किया कि बहुत सारे गांव इन नीलहों को क्या कर दिया है? पट्टे पर दे दिया है। और जिन गांवों को इन्होंने पट्टे पर लिया, इट मींस लीज पर लिया, इन इंडिगो प्लांटर्स ने फिर उस गांव के रहने वाले किसानों को तब किस खेत लीज पर दिया जब इन्होंने स्वीकार किया कि ओके हम इंडिगो कल्टीवेट करेंगे खेत में, है ना, कॉन्ट्रैक्ट बनवाया उसके लिए। तो ये सारा सिस्टम किसका किया धरा है? बेतिया राज वालों का। अगर बेतिया राज वाले अगर इस तरह का व्यवस्था नहीं है लाते तो ये इंडिगो कल्टीवेशन यहां पे इतना प्रोस्परस, इतना फलता फूलता नहीं। क्लियर है यहां तक? तो 1907 में ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है फिर से सरैया कोठी से और देखते देखते बेतिया और आसपास के जितने इलाके हैं वो सब विद्रोह की आग में जलने लगते हैं और एक तरह का वायलेंट मूवमेंट एक तरह का है जिसमें सैकड़ों जो किसान हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। ठीक है, अब इसके खिलाफ अभियान कौन चलाता है? Who was the person who tried to defend these peasants? वो कौन व्यक्ति है जिसने इन गिरफ्तार किसानों को बचाने की लड़ाई लड़ी है? वो हैं बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद फ्रॉम द दरभंगा के हैं बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद। उन्होंने बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस समय बंगाल के लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो सदस्य हैं। उस समय बिहार अलग नहीं हुआ है, बिहार को अलग करने की लड़ाई अलग चल रही थी। तो बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो कौन हैं? मेंबर हैं। उन्होंने इस मुद्दे को कहां पर उठाया है? उन्होंने इस मुद्दे को बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर उठाया। सरकार के ऊपर दबाव बना और जब दबाव बना तो अंत में ऑर्डर निकलता है इन किसानों को रिहा करने का। कोई दिक्कत यहां तक? अब ज्यादा दबाव किसके ऊपर है? इंडिगो प्लांटर्स के ऊपर है। दबाव सरकार के ऊपर है कि कुछ ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिसमें रिलीफ मिले। किसको रिलीफ मिले? इन किसानों को जो नील उगाते हैं उनको थोड़ा बहुत राहत तो देना पड़ेगा। तो 1909-10 में 1909-10 में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडवर्ड बेकर ने एक क्या किया? एक मीटिंग बुलाई। किसकी? इंडिगो कल्टीवेटर्स जो ये नीलहे हैं उनका, और इंडिगो प्लांटर्स और किसका? अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करते हैं और उसमें डिसाइड क्या होगा? एडवर्ड बेकर जो है कुछ कंक्लूजन निकालते हैं इस मीटिंग का और कहते हैं कि चलो हम कुछ वेलफेयर का काम करते हैं किसानों के लिए। पहला, नील का दाम बढ़ा दो, नील का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या करो? बढ़ा दो। 12.5% जो है नील के दाम बढ़ा दिए गए ताकि थोड़ा राहत तो मिले, है ना। मतलब इसके अगर 100 रुपीज में अगर इसके पहले
नील खरीद रहे होंगे प्लांटर्स, ये जो नीलहे ठेकेदार हैं, वो अगर 100 रुपए में खरीद रहे होंगे तो अब कितने में खरीदना पड़ेगा उनको? 112 रुपए 50 पैसे में, 112 रुपीज 50 पैसे में। एक ओवरऑल आइडिया मैंने बताया परसेंटेज के हिसाब से। दूसरा कि कहा गया कि अब 3 कठिया नहीं, क्या होगा? 2 कठिया सिस्टम होगा। इट मींस 3 कट्ठे के बदले 2 कट्ठे। अब दीपरंजना ये इल्जाम लगे, सर इतना अच्छा चंपारण सत्याग्रह तो हम लोग पढ़ाए नहीं सुबह में, हैं? चंपारण सत्याग्रह उसमें पढ़ लिया ना? हाँ देखो इल्जाम लग गया। ठीक है, तो 3 कठिया की जगह क्या आया? 2 कठिया सिस्टम आया। क्लियर है? और तीसरा क्या कहा गया कि जो नील कोठी के अंदर में जो गांव आते हैं, सिर्फ उन्हीं जगहों पे नील उगाया जाएगा और कहीं नील उगाने के लिए बाध्यता, बाइंडिंग कंडीशन नहीं होगा। तो ये 3, लेकिन ये सब कागज पे ही रह गया, ये कोई धरातल पर ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कोई दिक्कत यहां तक? तो फिर अब पूरा जो नीलहे हैं वो परेशान हैं, जानबूझ के ये ठेकेदार जो हैं, प्लांटर्स जो हैं, वो परेशान कर रहे हैं किसानों को, क्योंकि इन्होंने तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकने पे मजबूर किया था। तो सरकार झुकी और प्लांटर्स पे दबाव बनाई कि तुम नील का दाम बढ़ा दो, तुम ये कर दो, वो कर दो। और इसी बीच नील का डिमांड भी कम हो गया यूरोपियन मार्केट में, क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक नील उगाना शुरू कर दिया था, बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अब किसान को ये रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है नील का तो उगाएंगे क्यों? मान लो मेरे पास 1 बीघा जमीन था जिसके 3 कट्ठा में हमें नील उगाना था। फाड़ दो, चाहे ब्लेड मंगवाते हैं हम। देवेंद्र ब्लेड लाओ भाई, ये आज सब एक ही। हाँ तुम भी पीछे का वो फाड़ी हो, ठीक है। हाँ तो दोनों सबको ब्लेड थमा देते हैं, सब चीरा लगा दो। हाँ राष्ट्रीय संपत्ति है ना ये। नहीं, ये सिर्फ एलियस का संपत्ति है। ओके, तो अब हमको कैमरा लगाना ही पड़ेगा। तो यहां तक कोई समझने दिक्कत हुआ? कहां पे थे जी? भूल गए। फ्लो टूटता है तो भूल जाते हैं हम। हाँ, तो सिंथेटिक नील उगाया जा रहा था। अब मान लो मेरे पास 1 बीघा जमीन है, 3 कट्ठे में मैं नील उगा रहा था। अब जिस प्लांटर्स के अंदर में मैं आता था, जिस कोठी के अंदर, मान लो बेलवा कोठी के अंदर में मेरी जमीन हुआ करती थी। अब बेलवा कोठी के जो मैनेजर हैं, बेलवा कोठी का जो मालिक है, उसके पास नील का डिमांड ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जर्मनी नील उगा रहा है, नील बना रहा है अपना कंपनी में, तो यूरोप में नील का डिमांड नहीं है। तो बेलवा कोठी का जो मालिक है वो नहीं चाहता अब नील उगे, डिमांड नहीं है तो उगाएगा क्यों? लेकिन वो चाहता है कि उतना ही कमाई होता रहे, कमाई कम ना हो मेरी। तो वो चाहे तो अपनी तरफ से उस किसान को, हमको आजाद कर दे, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करना चाहता। उसने शर्त रख दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो ये टैक्स तुमको भरना पड़ेगा, जो कल सारा लिखवाया मैंने तावन के रूप में कि ये है ना। तो जिन किसानों ने इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाकर के या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए अर्जी दिया कि जब डिमांड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, तो इन कोठी के मालिकों ने क्या कहा कि बेटा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे, इसका मतलब ये सब टैक्स तुमको भरना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक्सप्लोटेशन का बहुत बड़ा जरिया बना। तो किसी ना किसी तरह से ये कोठियों के जो ओनर हैं, जो इंडिगो प्लांटर्स हैं, इन्होंने ठान लिया है कि हम तो यहां के कल्टीवेटर्स को, किसानों को तंग करेंगे, शोषण करेंगे। ठीक है, अब ये बड़ा मुद्दा बिहार के लिए है। बिहार के लिए क्यों बड़ा मुद्दा है? क्योंकि राजकुमार शुक्ला एक प्रोमिनेंट लीडर के तौर पे उभर रहे हैं। एक प्रोमिनेंट लीडर के तौर पे इसलिए उभर रहे हैं क्योंकि उनका जो जमीन जायदाद है
वो मैक्सिमम बेलवा कोठी के अंदर में आता है। बेलवा कोठी का जो मैनेजर है वो डॉक्टर एमएन है, सॉरी मिस्टर एमएन है, मिस्टर एमएन साहब जो है यहां बेलवा कोठी के हैं मैनेजर। ये साहब किसी भी हाल में अपना कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं। हिंदी में होगा मिस्टर श्रीमान एमन, श्रीमान एमन, ठीक है। तो ये इसी बेलवा कोठी के अंदर के किसानों को इन्होंने संगठित करना शुरू किया, कंसोलिडेट करना शुरू किया, एक मंच बनाया किसानों का। ये इंडिगो प्लांटर्स को पसंद नहीं आ रहा, बेलवा कोठी के मालिक को, मैनेजर को पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। राजकुमार शुक्ला उस समय एक अच्छे नेता, किसान नेता बन चुके हैं। राजकुमार शुक्ला के पास अच्छी खासी खेती भी है, लेकिन वो खेती प्रभावित है, इंपैक्टेड है ड्यू टू द तीनकठिया सिस्टम। तो उन्होंने किसानों को इकट्ठा करना शुरू किया। मिस्टर एमएन जो है उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, एक चार्ज उनके ऊपर लगाया जाता है कि ये नेता बन रहा है। तो खबर भिजवाया मिस्टर एमएन ने कि आके कोठी में मिलो। राजकुमार शुक्ला को पता है कि अगर कोठी में गए तो पेड़ में बांध के मारा जाएगा, है ना, यही तरीका ही था उस समय। राजकुमार शुक्ला मिलने नहीं जाते। जब नहीं जाते तब एमएन का गुस्सा सर पर चढ़ गया, है ना। उनके ऊपर केस दायर करवा के उनको 3 महीने की जेल की सजा सुनवा दी। क्लियर है। उसी वक्त राजकुमार शुक्ला ठानते हैं कि किसी भी हाल में चंपारण को नील के कलंक से मुक्त करना है, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो पंडित शुक्ला ने 1915 के छपरा में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है। वहां पर जो बिहार लेवल के जो लीडर्स हैं उनके सामने अपनी परेशानी, अपनी दुख दर्द को रखते हैं, और न सिर्फ अपनी परेशानी बल्कि चंपारण के 19 लाख किसानों की परेशानी वहां पर वो रखते हैं और कहते हैं कि इसको राष्ट्रीय स्तर पे उठाया जाना चाहिए। क्लियर है जी। तो वहां पर उठता है यह मुद्दा, और सिर्फ वही नहीं उठाते बल्कि बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद भी इसमें साथ देते हैं, क्योंकि चंपारण तो इससे परेशान है ही, दरभंगा भी कोई इससे अलग नहीं है, पूरे बिहार में हो रहा है ना भाई। चंपारण में कुछ ज्यादा है, चंपारण के किसान कुछ ज्यादा परेशान है, लेकिन परेशान तो सब हैं। परेशान तो पूर्णिया के भी किसान है, परेशान तो शाहाबाद भोजपुर के भी किसान है, परेशान तो भागलपुर के किसान है, क्योंकि वहां भी नील उत्पादन हो रहा है, नील का प्रोडक्शन वहां भी हो रहा है ना। तो यह मुद्दा वहां पर उठता है और बात होती है कि भाई इसको राष्ट्रीय स्तर पर कैसे उठाया जाए। इसके लिए उन्होंने विभिन्न अखबारों का सहारा लिया, और बिहार के स्तर पे कौन सा अखबार है, बिहारी नाम का न्यूज़पेपर है, जो महेश्वर प्रसाद उस समय एडिटर थे, उनके संपादन में कई सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, और उसका प्रभाव यह होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जनरेट हो रहा है धीरे धीरे। गवर्नमेंट उस पर एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पे। मैंने बोला कलकत्ता का अमृत बाजार पत्रिका, कानपुर का कौन, कानपुर का प्रताप में गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा चंपारण में अंधेरा, और यह बहुत फेमस आर्टिकल हुआ, ठीक है। मोहसिन साहब ने भी अपना स्यूडो नेम, एलियास नेम यूज करके, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, एलियास नेम यूज करके कई सारे आर्टिकल्स लिखे, लेकिन जब पकड़े गए तो उनको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा, लेकिन उन्होंने चंपारण के मुद्दे को बखूबी उठाया है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चंपारण के किसान एक ऐसे इंसान, एक ऐसे उसको क्या कहते हैं, उद्धारक को हिंदी में क्या कहेंगे, मसीहा का इंतजार कर रहे थे, जो इनके दुख दर्द को खत्म करे। गणेश शंकर विद्यार्थी सलाह देते हैं कि जाकर किससे मिलो, गांधी से मिलो। 1915 की ही बात है, ये जाते हैं
कौन से आश्रम? ये पढ़ाया जा चुका है। कौन से आश्रम? नहीं 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 नहीं, साबरमती तो 1917 में बनता है। कोचरब आश्रम, कोचरब आश्रम या उसको सत्याग्रह आश्रम कह लो। तो कोचरब आश्रम पहुंचते हैं वो। कोचरब आश्रम की कहानी मैंने बताई है ना? क्या बताई है मैंने? नहीं बताया, ठीक है, अभी जानना भी नहीं है। तो कोचरब आश्रम में पहुंचते हैं, वहां पर गांधी से मिलने, लेकिन गांधी जी उस समय पुणे गए होते हैं, मुलाकात नहीं होती, खाली हाथ इनको लौट के आना पड़ता है। और उसके बाद इनकी मुलाकात सीधे कांग्रेस का 31st सेशन, 31वां सेशन लखनऊ में होता है। लखनऊ में 1916 में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में, बिटवीन 26 टू 31 ऑफ दिसंबर 1916 ये सेशन होता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेशन ऑफ कांग्रेस, सबसे प्रमुख अधिवेशनों में से एक, क्योंकि इसने आने वाले वक्त में भारत के इतिहास को बदलने का काम किया है। लखनऊ में और भी अधिवेशन हुए हैं, 1936 का भी सेशन लखनऊ में ही हुआ है, लेकिन 1916 का लखनऊ अधिवेशन आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नई नई चीजें हुई हैं जो पढ़ेंगे हम लोग आगे के सेक्शन में। ठीक है, अभी हम सिर्फ चंपारण सत्याग्रह की पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं इसको। तो वहां पर लगभग 500 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव पहुंचते हैं। कहां से? बिहार से। और उसमें हमारे राजकुमार शुक्ला भी होते हैं, उसमें हमारे राजेंद्र प्रसाद भी होते हैं, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद भी होते हैं, धरणीधर प्रसाद होते हैं, बहुत लोग होता है, नाम 500 लोग गए। ठीक है, मतलब आसपास, एग्जैक्ट फिगर में नहीं बोल रहा, मेन बात पे टिके रहना है कि हुआ हो क्या रहा है। तो अब ये पहुंचते हैं वहां पे, किससे मिलते हैं? गांधी से डायरेक्ट नहीं मिलते, पहले मिलते हैं बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय से, और दोनों के सामने अपनी व्यथा रखते हैं। कहते हैं कि इसको कांग्रेस के मंच पर उठाया जाना चाहिए, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय सीधे सीधे कहते हैं कि हमारे सामने अभी पॉलिटिकल फ्रीडम का क्वेश्चन सबसे बड़ा है, हमें चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भारतीयों के लिए ज्यादा सीट, हमें चाहिए भारत जो सिविल सर्विसेज है उसमें भारतीयों के लिए ज्यादा सीट्स, हमें चाहिए एक ऐसा शासन जो भारतीय लोगों के हाथों में है। अब जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें छोटे से लड़ाई का जगह कहीं नहीं बनता है। बड़े पॉलिटिकल फ्रीडम का बड़ा कॉज है, हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहते हैं कि जो इंसान उस दुख दर्द को झेल रहा है वही उस दुख दर्द को समझ सकता है कि सामने वाला किस दुख दर्द में है ना? तो ये बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद को लेकर के गांधी के शिविर में जाते हैं, क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी पहले भी इनको सलाह दिए हुए हैं कि गांधी से मिलो, गांधी से गांधी ही तुमको आगे का रास्ता बताएंगे। राजकुमार शुक्ला मिलते हैं उनके शिविर में, उनके टेंट में, वहां पे मुलाकात होती है, अपनी बात कहते हैं, अब चंपारण के 19 लाख लोगों की कहानी कहते हैं, और कहते हैं कि आप एक बार आइए हमारे यहां, हमारी दुख दर्द को अपनी आंखों से देखिए। और कल चंपारण की कहानी मैंने बताया था कि गांधी चंपारण के बारे में कितना ही जानते हैं, है ना? जाके खोज नहीं रहा था ना पे वो चिट्ठी। गुड गुड गुड, क्लियर है? बढ़ो आगे। देखो आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, फिर भी आवाज में कहीं कोई लग रहा है कि अरे भूखा इंसान है। टाइम ही नहीं मिला, चेहरा बता रहा है भाई, चेहरा। ये तो 3 दिन 4 दिन से लगातार जगने का कारण है, 2 घंटा 3 घंटा 3-4 घंटा। कल की बात छोड़ो ना, कल कहाँ खाए थे? अच्छा, रोल लेके जा रहे थे रात में, वही रोल खा के सो गए। आज कुछ भी नहीं खाए हैं, फिर रात में देखते हैं। आज कौन सा दिन है? मंडे। आज बनना चाहिए कुछ, है? नहीं, कौन बोला? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जितने जीवन होगा उस दिन उतना दिन जिएंगे, फिर चल देंगे। कौन सा इस धरती पे इतना परमानेंट है, इतना सोचना नहीं है। अगला ट्रांसफॉर्म, बी रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? इसको क्या कहते हैं? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में घुस जाना है, प्रोसेस। अब दूसरा बॉडी कीड़ा का है, मकोड़ा का है, कुत्ता का है, बिल्ली का है, किस चीज का है नहीं पता, लेकिन वो होना है ना?
ठीक है, अभी देखो क्या है, धरती पे इंसान क्यों बढ़ रहा है? धरती पे इंसान क्यों बढ़ रहा है? देखते हो धरती का पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना इंसानों का, जन्म ज्यादा हो रहा है। ये जन्म आत्मा इतना आ कहां से रहा है? क्या भगवान स्पेशल बैठ के फैक्ट्री खोले हुए आत्मा का? जो हम लोग लैंड पे जितना लाइफ है उससे कई गुना ज्यादा लाइफ कहां पे है? ओशंस में। तो हम बिना सोचे समझे अंधाधुंध जो है महासमुंदर के क्रीचर्स को मार रहे हैं। ऑक्टोपस खा रहे हैं, शार्क खा रहे हैं। नहीं खा रहे, हम लोग नहीं खा रहे हैं, तुम नहीं खा रही हो, लेकिन खा रहे हैं। जापान सफेद वेल को मारता है, वो वेल इंटरनेशनल वेल कमीशन से बाहर निकल गया ताकि वो वेल को मार सके, है ना? तो इतना दीन दुना, अब वो सब मर रहा है तो उसका वो सीधे कहां जा रहा है? स्वर्ग में। स्वर्ग से डायरेक्ट कहां आ रहा है? इंसान बन के धरती पर। वो सब अब फिर वो भी वेल को मार रहा है। ठीक है, वो सब वही है। मोहित वेजिटेरियन हो ना? नॉन वेजिटेरियन? आकांक्षा है वेजिटेरियन, है ना? इस क्लास में एक वेजिटेरियन, आस्था वेजिटेरियन, और कौन है? तुम है वेजिटेरियन। लानत है, एगिटेरियन हो तुम। आशुतोष भी वेजिटेरियन है। हमारे संतोष सर कहा करते थे कि शेर मांस खाता है, हिरन घास खाता है। वी ऑल आर शेर। हाँ, हिरन को शेर खाता है। गुड, चलो। तो राजकुमार शुक्ला को गांधी ने क्या कहा? राजकुमार शुक्ला को गांधी ने कहा कि हम आएंगे, है ना? करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर के आएंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आएंगे, मार्च अप्रैल तक आएंगे। अगले साल 1916 चल रहा है, बोला कि 3-4 महीने बाद मार्च अप्रैल तक मैं आता हूं आपके यहां, देखता हूं एक बार आकर के। जब तक मैं अपनी आंखों से देखूंगा नहीं, जांच नहीं करूंगा, तब तक मैं अंग्रेजी सरकार के ऊपर किसी प्रकार का ब्लेम नहीं लगाऊंगा, है ना? क्योंकि जब ये अभी आए हुए 1 साल हुआ है इनको, कहां से 1.5 साल, लगभग 2 साल मतलब कंप्लीट हो गया। 1915 के जनवरी में आए थे, 1916 का दिसंबर चल रहा है। तो ये अभी तक अंग्रेजी सरकार के हिमायती लोगों में से हैं। उनका मानना है कि अंग्रेजी सरकार कुछ अच्छा कर सकती है इंडियंस के लिए, क्योंकि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो ये वही गांधी है जिन्होंने भारतीयों को इंस्पायर्ड किया ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए। ये वही गांधी है जब आते हैं अफ्रीका से लौट करके तो उन्होंने भारतीय युवाओं को, इंडियन यूथ को इंकरेज किया, इंस्पायर किया कि बी द पार्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मी, जाकर लड़ो अंग्रेजों के लिए, जाके युद्ध में, विश्व युद्ध में, है ना? इनका नाम रख दिया गया रिक्रूटिंग सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट है ये, है ना? तो अभी तक गांधी अंग्रेजी सरकार के हिमायती दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो और इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा पावर मिले, लेकिन अभी तक फुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात गांधी नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम आएंगे, मार्च अप्रैल तक मैं पहुंचूंगा, देखूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा, मैटर सही होगा फिर आगे बात होगी। क्लियर है? लेकिन इस मंच का उपयोग करिए। आप इतने बड़े मंच पे आए हैं, भारत के हर कोने से कांग्रेसी यहां पहुंचे हुए हैं, 8000 से ज्यादा कांग्रेसी यहां पे हैं। आप उन सबके सामने अपनी बातों को कहिए। मंच मिला गांधी के सहयोग से, राजकुमार शुक्ला को मंच मिला, एक अनपढ़ किसान टूटी फूटी भाषा में, आधी भोजपुरी आधी हिंदी में, खड़ी बोली में अपनी बातों को रखता है उतने बड़े अधिवेशन में। और उसका परिणाम यह हुआ कि जिस सेशन में चंपारण के महत्व को, चंपारण के दुर्दशा को नकार दिया गया, वहां पर रेजोल्यूशन पास होता है, वहां पे एक प्रस्ताव पारित होता है और गांधी को यह अधिकृत किया जाता है, उनको अथॉरिटी दी जाती है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू इन्वेस्टिगेट द मैटर ऑफ चंपारण। आपको यह अधिकार दिया जा रहा है कि चंपारण के मामलों को देखें, है ना? बिहार को लेकर वहां पे 2 रेजोल्यूशन पास होगा,
एक पटना यूनिवर्सिटी बिल, जब बात आएगी उस समय की तब देखेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी बिल था क्या। और दूसरा रेजोल्यूशन किसके बारे में था? दूसरा रेजोल्यूशन चंपारण के कंडीशन को लेकर के था। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से गांधी जी ने आश्वासन तो दे दिया, इस आश्वासन के बाद थोड़ा विलंब होने लगा। राजकुमार शुक्ला उतावले हो गए, पेशेंस नहीं है, इतने सालों का दुख दर्द है। अब इतने सालों का दुख दर्द है और अचानक से आशा की किरण मिले, एक ऐसा लगे कि अब आने वाला समय दुख दर्द खत्म होने वाला है, तो अंदर में इंसान क्या हो जाता है? बेचैन हो जाता है, बेकाबू हो जाता है। तो इसका परिणाम यह हुआ कि राजकुमार शुक्ला ने एक चिट्ठी लिखा 27 फरवरी 1917 को, किसको? गांधी जी को, कि प्लीज अनुरोध किया कि आप एक बार पधारिए, आइए, आप रुकिए या मत रुकिए, लेकिन यहां पे हमारी दुख दर्द को देख के जाइए। किस हालात में रह रहे हैं, किस अत्याचार को हम सह रहे हैं। ठीक है, गांधी जी पढ़ के उनका मन, हृदय जल उठा, द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिखा 7 मार्च को उन्होंने तार से उत्तर दिया कि कलकत्ता पहुंचो, कलकत्ता में मुलाकात होगी। तार मिलता है चंपारण से, वो चलते हैं और जब तक पहुंचे 9 तारीख तक, 9 मार्च को वो पहुंचते हैं कलकत्ता, तब तक गांधी जी वहां से निकल चुके होते हैं। ये मैं अभी राजकुमार शुक्ला का इंट्रो दे रहा हूं, फिर एंट्री करूंगा चंपारण सत्याग्रह वाले मामले में। क्लियर है? तो फिर 16 मार्च को जब मुलाकात नहीं होती, 9 मार्च को पहुंचते हैं, मुलाकात नहीं होती, 16 मार्च को फिर से एक तार भेजते हैं राजकुमार शुक्ला गांधी जी को। क्या तार? इज द टेलीग्राम। जैसे आज के समय में व्हाट्सएप होता है, खट से मैसेज पहुंच गया, डबल टिक, सिंगल टिक, ब्लू टिक है, उस समय से तार में लिखा जाता था। जैसे मान लीजिए कहीं कुछ हुआ, बाबूजी खिसक गए, तो तार में लिखा जाता था बाबूजी मर गए, और बस 3 लाइन, शब्द पे पैसा लिया जाता था, हर शब्द का पैसा होता था। जितना बड़ा लाइन है ना, अब पैसा कम है, कुछ इमरजेंसी में खबर भिजवाना है तो लिख दो आपातकाल, सामने वो समझ जाएगा इमरजेंसी है, जल्दी पहुंचो। हाँ, वो चिट्ठी की तरह ही होता था। वो क्या होता था ना कि सब केबल की तरह जुड़ा हुआ था। मान लो पटना से तुम बोल रहे हो, यहां से केबल तार वार जोड़ेगा, फिर वो कनेक्ट करेगा कहां पर? कलकत्ता भेज रहे हो मान लो, तो कलकत्ता के का जो वो टेलीकॉम सेंटर है वहां पे इधर से बोलेगा फलाना नंबर, फलाना एड्रेस बोल के खाली वो मैसेज देगा आपातकाल, वो उधर से कार्ड पे लिखेगा आपातकाल, और वो कार्ड पहुंचेगा उस आदमी के यहाँ जो इस पे लिखा होगा आपातकाल। नहीं 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 नहीं, अभी तो हाल फिलहाल खत्म हुआ टेलीग्राम की व्यवस्था, टेलीग्राफ की व्यवस्था भी हाल फिलहाल खत्म हुई है। तो तार भेजा गया, ठीक है, 16 मार्च को किसने भेजा? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को, क्योंकि वो बहुत बेचैन हैं। फिर गांधी जी 20 तारीख को इसका जवाब देते हैं कि मुजफ्फरपुर आने का रास्ता बताइए। ठीक है, 3 अप्रैल को, क्योंकि 7-8 अप्रैल को यह तय हुआ था कि कलकत्ता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक होगी। नींद आ रही है तुमको? 3 दिन से ढंग से सोया नहीं हूं, आंख बंद करके तुम ही को बोल रहा हूं मनिकेत। ठीक है, 3 अप्रैल को मैंने बोला 7 और 8 अप्रैल को क्या होना था? कलकत्ता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी, तो गुजरात से चल के उनको कलकत्ता जाना था। 3 अप्रैल को उन्होंने चिट्ठी लिखा कि आ करके आप कलकत्ता में भेंट करिए। 3 को चिट्ठी मिला और कलकत्ता पहुंचने के पहले ही गांधी जी के ये साहब राजकुमार शुक्ला पंडित जी पहुंचे हुए थे कलकत्ता। मैंने बताया भी था कल की क्लास में कि गांधी जी ने अपने सत्य के मेरे प्रयोग में लिखा है
कि इस निश्चयवान किसान, ये एक डेडिकेटेड पीजेंट जो है वो मेरे दिल को जीत चुका है। क्लियर है? बढ़े आगे। तो वहां पर राजकुमार जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो 9 अप्रैल को वहां से वो चलते हैं राजकुमार शुक्ला के साथ। उनके बेटे वहां से 2 टिकट कराते हैं गांधी जी के बेटे ने, और वहां से वो 10 तारीख को कहां पहुंचते हैं? कलकत्ता से पटना पहुंचते हैं। पटना पहुंच के पंडित जी, शुक्ला जी उनको लेकर के राजकुमार राजेंद्र प्रसाद के बंदर बगीचे आवास पर, बंदर बगीचा में जो आवास था वहां पर लेके पहुंचते हैं। राजेंद्र प्रसाद उस समय पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, नौकर चाकर सब था उनके पास। हां, तो नौकरों ने उन्हें क्या समझा? एक साधारण क्लाइंट समझा, और उसी तरह ट्रीट भी किया। गांधी जी ने तुरंत चिट्ठी लिखा अपने कॉलेज फ्रेंड, बैरिस्ट्री जब पढ़ रहे थे लंदन में, उस समय के मित्र डॉक्टर मजहरुल हक, जो उस समय राजेंद्र प्रसाद की तरह ही बिहार के सबसे बड़े वकीलों में से काउंट किए जाते थे। मजहरुल हक पटना हाई कोर्ट में, सॉरी कलकत्ता हाई कोर्ट में उस समय क्या करते थे? प्रैक्टिस कर रहे थे। कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग बुलाया था। हाँ, बढ़े आगे। तो डॉक्टर मजहरुल हक को चिट्ठी भिजवाया पंडित शुक्ला के हाथों। मजहरुल हक तुरंत अपनी गाड़ी लेके पहुंचते हैं और दोनों को लिवा के ले आते हैं। ठीक है, अब गांधी जी को तुरंत जाना था चंपारण। उन्होंने कहा कि आज ही जाऊंगा मैं मुजफ्फरपुर, आज ही मुझे जाना है मुजफ्फरपुर। उन्होंने तुरंत तार फिर भिजवाया। किसको? मुजफ्फरपुर में उस समय कौन था? ब्राह्मण भूमियार कॉलेज के प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी को एक तार भेजा गया। ये जेबी कृपलानी बाद में चल के कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनेंगे। तो जेबी कृपलानी को चिट्ठी भिजवाया जाता है कि गांधी जी मुजफ्फरपुर आज पहुंचेंगे, है ना। गांधी जी फ्रेजर रोड से दीघा, दीघा से पहलेजा, पहलेजा से ट्रेन पकड़ के सोनपुर से मुजफ्फरपुर रात के 10 बजे के आसपास, 10 की रात। क्लियर है? हां, तो 10 अप्रैल को गांधी जी कहां पहुंचते हैं? कहां पहुंचते हैं? मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, और वहां पर जेबी कृपलानी अपने सैकड़ों स्टूडेंट्स के साथ उनका वेलकम करते हैं। उस रात वो गांधी जी कहां रुकते हैं? उस कॉलेज के छात्रावास बॉयज हॉस्टल में ही उनको ठहराया जाता है। और गांधी जी जो है डिसाइड करते हैं कि चंपारण जाने के पहले मैं मुजफ्फरपुर, क्योंकि मुजफ्फरपुर उस समय क्या है? डिवीजन है, कमिश्नरी है ना, जिसके अंदर में चंपारण आता था। आज भी चंपारण का कमिश्नरी कौन है? मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर कमिश्नरी के अंदर में आता है चंपारण। ठीक है, तो पहले एक बार उस समय मुजफ्फरपुर को मुजफ्फरपुर नहीं कहा जाता था, उस समय मुजफ्फरपुर को तिरहुत कहा जाता था। आज भी तिरहुत ही कहा जाता है। आज भी क्या कहा जाता है? तिरहुत कहा जाता है। ठीक है, चंपारण खुद ही एक नया जिला बना था सारण से अलग होकर के। चंपारण खुद में ही एक क्या है? नया डिस्ट्रिक्ट था, जो सारण, जिसमें छपरा, सिवान और गोपालगंज आता था, उससे अलग हटके एक नया डिस्ट्रिक्ट बना था, तिरहुत। तिरहुत बहुत पहले से है, मध्यकालीन समय से ही तिरहुत कहा जाता है। फिर उस समय के तिरहुत में दरभंगा भी शामिल होता था। उस समय के तिरहुत में दरभंगा, मधुबनी भी शामिल था। बढ़े आगे। तो जेबी कृपलानी, सॉरी, गांधी जी ने क्या डिसाइड किया? कि गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम यहां पे पहले अधिकारियों से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? तिरहुत के कमिश्नर से। और जो प्लांटर्स एसोसिएशन है, क्योंकि इतने सारे प्लांटर्स हैं, इतने सारे निलहे ठेकेदार हैं, उनका भी एक एसोसिएशन था सरकार पर दबाव बनाने के लिए। अपना एक उन्होंने एसोसिएशन बनाया था, एक संघ बनाया हुआ था प्लांटर्स लोगों ने, जिसका काम क्या था? सरकार पर दबाव बना करके अपने मन से काम करवाना। याद करो, उन्हीं के दबाव के कारण मोतिहारी में एक अदालत स्थापित हुआ था जो इस खास मामले को देखती थी कि कौन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है रैयतों के लिए।
परसों के क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था। कौन नहीं आया था परसों के क्लास में? चिराग नहीं आया था। और कौन नहीं आया था परसों के क्लास में? तुम नहीं आए थे। ए जी पानी पिलाओ भाई। वीरेंद्र तगड़ा वाला पानी पिलाओ और कड़कदार थोड़ा चाय पिलाओ। हाँ हाँ, जब जैसा जरूरत पड़े वैसा। तलब की जरूरत, तलब जिस चीज की लग जाए, है ना। तलब किसको कहते हैं बताओ? तलब किसको कहते हैं? चाहत को तलब कहते हैं। डिजायर, डिजायर को कहते हैं। ओके, तो गांधी जी को यही पिछले क्लास में हमने रात्रि विश्राम कराया था और मैंने बोला था कि गांधी जी का रात्रि विश्राम के बाद आगे क्लास आगे बढ़ेगी। हेलो, क्लास के बाद बात करते हैं। हाँ बोलो, तो रिशेड्यूल कर दो। हाँ ठीक 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 ठीक, ओके ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। इसलिए पी रहा हूं पानी कि अब असल काम स्टार्ट होता है, गांधी जी का भी और मेरा भी। देखो, माइक्रोबायो वाले टर्म में ना समझाओ, वरना खाना पीना सब त्याग देंगे, सांस लेना भी दूभर हो जाएगा मेरा। सोचेंगे कि अरे तेरी नाक, हवा के साथ कितना वायरस चला गया नाक में। जब जो होगा तब देखा जाएगा। और लड़के क्या है ना, लड़कों को साफ सुथरा रहने की आदत नहीं है। हम लोग जब थे ना 11-12 में, सॉरी 12 ग्रेजुएशन के बाद जब मैं पटना शिफ्ट हुआ था 1-1.5 साल के लिए, और फिर मैं दिल्ली जब गया, तो हमारे बारे में कहावत था, हमारे लड़कों में कहावत था कि लड़के अगर साफ सुथरा रहना शुरू करें तो बीमार पड़ जाएंगे बीमार पड़ जाएंगे भाई। देखो, अब तो थोड़ा आदमी पैसा वैसा कमाता है तो कपड़ा धुलवा लेता है, या वो बताया जब से किलो वाला हिसाब से तो धुलवा रहे हैं लगातार हम आज ही ले गया है मेरा कपड़ा फिर, ठीक है। लेकिन उस समय क्या कंडीशन था कि 3-4 जीन्स हुआ करता था। 3-4 जीन्स तो आराम से 1-1.5 महीना चलेगा बिना धोए, ज्यादा ही चलेगा। जैसे एक जीन्स पहन लिया, उस समय की बात कर रहा हूं जब जिस समय सार, आप सोचो कि उस कंडीशन से निकल के आए हो जहां पर बेड पर पड़े पड़े खाली तुम इजाजत आज्ञा देते हो मां एक गिलास पानी, है ना, और आपके पास पानी तक चला आता है, आप उठने का जहमत तक नहीं करते। उस कंडीशन में आपको अचानक से खाना भी बनाना पड़ जाए, कपड़ा भी धोना पड़ जाए, है ना, तो फिर होता क्या है कि 3-4 जीन्स है, एक जीन्स 10 दिन पहन लिया, थोड़ा कि ये महक रहा है, टांग दो, फिर दूसरा जींस निकला, फिर वो 7 दिन पहने, फिर वो महके, वो महक रहा है, टांग दो, दूसरा जो टांगे थे उसको उठाए, अच्छा ये अब ये कम महक रहा है, इसे झाड़ के। और ये सिर्फ मेरा नहीं था, मेरे साथ 10-12-15 दोस्त आए थे पढ़ने, वो सब यही करते थे, सब यही करते थे। बाबू तुम घर पे रहते इसलिए तुमको सारा सुविधा मिल रहा है, हम लोग। और फिर परफ्यूम ले लो और मार दो, हो गया नया पैंट नया। हमारे एक गांव के बाबा थे, वो कहते थे कि कपड़ा धोगे कमजोर होगा, जितना बार धोगे उतना बार कमजोर होगा, उसका रेशा टूटेगा, तो क्यों कपड़ा धोना। ले आते थे पानी, पंडित हैं ही, मंत्र से खाली कपड़ा शुद्ध कर देते थे, ऐसे ऐसे करके मंत्र मार करके कपड़ा शुद्ध हो गया। और वही कपड़ा पहन के पूजा कराने वही कपड़ा पहन के पूजा कराने। और उनका पूजा कराने का तरीका क्या था, उनके सत्यनारायण भगवान के कथा में कम से कम 10 बार खांसी आएगा, मिनिमम कम से कम 10 बार खांसी आएगा, है ना। जैसे ही कहा ओम सूतम नमः और खांसते खांसते 1-1.5 पेज निकल गया
खांसते खांसते एक 1.5 पेज निकल गया। मतलब जैसे 7 अध्याय की कथा होती है ना, सत्यनारायण कथा में 7 अध्याय होता है, तो प्रथम अध्याय स्टार्ट किया उन्होंने, 3-4 लाइन अच्छे से पढ़ा, उसी 3-4 लाइन पढ़ने के समय में उनकी भूमिका बंद गई खांसी की, और उसमें खांसते खांसते जो है निकल गया 1-1.5 पेज 2 पेज। फिर अंतिम में आएंगे जो है 1 पेज पढ़ेंगे, कहेंगे प्रथम अध्याय समाप्त, बजाओ। जो पूजा 1-1.5 घंटा चलना चाहिए, वो पूजा उनका 15 मिनट में समाप्त। इस लेवल का पूजा होता था उनका। वैसे पूजा तो मैंने भी कराया है। हम लोग 2 लोगों का कॉम्बिनेशन होता था, मैं और मेरे भाई का। मेरा मतलब अपना भाई नहीं है, बट अच्छा, उससे अच्छा टर्म कंडीशन था। तो वो क्या, हम लोग क्या करते थे, पूजा कर, मौसी बोली जाओ पूजा करा के आओ गाँव, और पूरा गाँव क्या है, जजमान है। अब सुबह में निकलो तो शाम हो जाएगा, और हम लोग की प्लानिंग अलग लेवल की रहती थी कि पूजा भी करा लेना और निकल भी जाना है मौज मस्ती करने। तो बोला, मेरा भाई बोला, मेरे से बड़ा है, कि हम मंत्र बोलेंगे, और मंत्र वाला जब सिस्टम खत्म हो जाएगा तब तुम कथा वाला सिस्टम करना था, तो हम आगे जाके मंत्र बोलते रहेंगे। ठीक है, तो वो मंत्र वाला पार्ट जो है, संकल्प कराना, वो सब चढ़ाना वगैरह कर लेता था। अब तो कि तुम कथा स्टार्ट करो, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। सोचो, जो पूजा कम से कम 1 घंटा चलना चाहिए, वो पूजा 20 मिनट में लोग खत्म करके सीधे आगे। बोलो ना, अब इसका काम खत्म, और हम संभाल लिए कमान, हम कथा कह रहे हैं। अब सामने वाला भी, हमको तो संस्कृत पढ़ने आए नहीं, और सामने वाला भी डिमांड किया कि हिंदी में पढ़ो। हम बोले ओके, हिंदी में पढ़ते हैं। तो हिंदी में शुरू हो गए, हिंदी में मेरे अच्छा है। तब तक उधर एक और मंत्र पढ़ा करके फ्री हुआ है, तब तक हम वहां पे कथा कहने पहुंच गए। जो सुबह से शाम तक पूजा कराना था, वो हम लोग दिन तक पूजा करा के खत्म, निकल गए घूमने। पैसा अगले दिन आता है। गांव का जजमान तुरंत पैसा नहीं देता, गांव का जजमान लटका के रखता है। जैसे ना, पंडित जी को कोई पाप नहीं होता, पंडित जी पाप से परे हैं। पंडित जी को कोई पाप नहीं लगता। इस धरती पर पंडित जी आए ही हैं पाप से परे होने के लिए। चलो कुछ नहीं, अंतिम में गया जी चले जाएंगे हम लोग, वहीं पे पूजा पाठ कर लेंगे, काम खत्म। बड़े आगे, तो गांधी जी के साथ कौन कौन सहयोगी था? अच्छा, जब गांधी जी तब तक पहुंचते, तब तक राजेंद्र प्रसाद को पता चल गया, खबर पहुंच गया होगा। राजेंद्र प्रसाद भागे भागे पहुंचे, मुजफ्फरपुर पहुंचे, है ना। ब्रजकिशोर प्रसाद थे, धरणीधर प्रसाद थे, रामनवमी प्रसाद थे, ये लोग उस समय के धुरंधर नेता हुआ करते थे। जनकधारी प्रसाद थे, मुजफ्फरपुर के लोकल लीडर थे जनकधारी प्रसाद। तो इनका नाम याद रखना, कौन कौन? ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, बाबू रामनवमी, और जनकधारी प्रसाद। इसके अलावा बड़े नेता के तौर पे राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक, ये 2 नेता तो था ही। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह भी, नाम बोल दूं? ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, जनकधारी प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। थैंक यू सो मच। अनुग्रह नारायण सिंह बाद में डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे बिहार के। हाँ, अनुग्रह नारायण सिंह, गया प्रसाद, जनकधारी प्रसाद, लिख लियो जनकधारी प्रसाद। ओके, इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक नेता हैं, सब बिहार के नेता हैं। बड़े आगे, मैं कल पढ़ रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उस पढ़ने के दौरान पता चला कि मोतिहारी से एक जत्था निकला था बेतिया के लिए। उसमें मेरा नाम आ गया, गांव का नाम, उसमें मेरा गांव का नाम आ गया। बोले हाँ, मेरे गांव का लोग इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी था कि पार्टिसिपेट किया है इसमें। हाँ, डाला हुआ है। बोले भाई, मेरा गांव का लोग है एक्टिव है, 1857 की क्रांति में भी भाग लिया है लोग। 1857 में मेजर होम्स को
मैंने सुगौली में उत्पात मचा के रख दिया। हम पढ़ाएंगे 1857 आएगा तो बिहार के परस्पेक्टिव से पढ़ाएंगे। सुगौली में मोतिहारी से ज्यादा जो क्रांति हुआ वो सुगौली में हुआ, और इतना उत्पात मचाया कि अंत में मेजर होम्स को वहां पे गोली मार दिया 2 सैनिकों ने, है ना। क्लास के बाद बात करते नहीं। ठीक है, तो बढ़े आगे। तो ये लीडर्स का नाम लिख लिया। तो मैंने बोला कि गांधी जी क्या करना चाहते थे, गांधी जी का उद्देश्य क्या था। मैंने बोला गांधी जी का उद्देश्य था, क्या उन्होंने पहले से प्लान बनाया था कि मैं जाऊंगा वहां पे सत्याग्रह करूंगा, क्या पहले से प्री प्लान था ये? नहीं नहीं, प्लान ये था कि जा करके चंपारण के किसानों की स्थिति को जांचना है, दोनों ही पक्ष को जानना है, किसानों के पक्ष को भी जानना है, प्लांटर्स जो निरहे ठेकेदार हैं उनके पक्ष को भी जानना है, और सरकार का भी पक्ष जानना है। उसके आधार पर तय करूंगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। लेकिन सत्याग्रह का जो मौका है वो सरकार ने खुद ब खुद गांधी जी को दे दिया। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है? वहां जाकर के, चंपारण जाकर के वहां के किसानों की स्थिति को टू इन्वेस्टिगेट द मैटर्स ऑफ पीजेंट्स इन चंपारण, चंपारण के किसानों की स्थिति को जांचना। लेकिन कहा कि जांचने के पहले पहले क्या करूं, तिरहुत के कमिश्नर से मिल लेता हूं और प्लांटर एसोसिएशन के सचिव मतलब चेयरमैन से मिल लेता हूं। ठीक है, 11 अप्रैल अगले दिन उनकी मुलाकात प्लांटर एसोसिएशन के सेक्रेटरी से होती है। नाम है जेएम विल्सन, विल्सन नाम है। जेएम विल्सन से मिल करके इन्होंने आने का कारण बताया कि देखिए जी, मैं चंपारण जाना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ किसानों की पक्ष को नहीं देखना चाहता, मैं आपके पक्ष को भी देखना चाहता हूं, आपके साइड को भी समझना चाहता हूं। इसमें आपके तरफ से सहयोग चाहिए हमें इस इन्वेस्टिगेशन में। अब जो चोर के दाढ़ी में तिनका, अब इनको पता है कि जांच होगा तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि हमने तो एक्सप्लॉयटेशन किया है, हमने तो लोगों का शोषण किया है। तो जेएम विल्सन साहब कहते हैं कि देखिए जी, प्लांटर्स एसोसिएशन की तरफ से हम कोई वादा नहीं कर सकते, पर्सनल लेवल पे जो कहिएगा मदद कर देंगे, पर्सनल लेवल पे कहिएगा, व्यक्तिगत स्तर पे, तो हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। एसोसिएशन की तरफ से कोई वादा नहीं है, सीधे सीधे इंकार कर देना। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अभी तक शुक्ला जी इनके साथ हैं, राजकुमार शुक्ला क्या है, गांधी जी के साथ है 11 तारीख तक। 11 तारीख तक 12 तारीख को गांधी जी गया प्रसाद, जिसका नाम मैंने बोला था, गया प्रसाद के आवास पर, घर पर गांधी जी को ठहराते हैं और वो चंपारण निकल जाते हैं। क्या करने? चंपारण निकल जाते हैं लोगों को सूचना करने कि मसीहा आ रहे हैं, है ना, रॉकी इज कमिंग। ठीक है, मतलब चंपारण के लिए तो रॉकी ही है। ठीक है, तो आगमन की सूचना देने के लिए 12 को 12 अप्रैल को निकल जाते हैं राजकुमार शुक्ला। कहां? चंपारण। रास्ते में जो मिला, रोड पे चल रहा है, सुनो 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 सुनो, एक महात्मा आ रहे हैं तुम्हारे दुख दर्द को दूर करने के लिए। अब चंपारण का दुख दर्द खत्म, रोड पे जो मिले, अब खुशी में। अब देखो तुम जिस दिन तुम लोग का यूपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा, बाकियों को नहीं, तुम खुद ही खुशी से उछलने लगोगे रोड पे। ऐसा ना हो कि यूरेका यूरेका करने लगे, है ना, आर्किमिडीज की तरह। तो वैसा नहीं करना है, यूरेका यूरेका। तो अब ये रोड पे जो मिले, राहगीर मिले, उनको पकड़ के, बाबा आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, मसीहा आ रहे हैं, भगवान के रूप हैं, है ना, उनके आने से चंपारण का दुख दर्द खत्म। मतलब ऑरा कैसा क्रिएट किया गया गांधी का ऑरा एक नेता की तौर पर नहीं क्रिएट किया जा रहा है, गांधी का ऑरा एक मसीहा, एक भगवान, एक संत के रूप में क्रिएट किया जा रहा है। लोग भी वही समझते थे। 21वीं सदी के 2025 में जाके पर्ची कटवा लेते हैं, है ना, बागेश्वर धाम। ये तो उस समय की बात है कि नहीं? जहां बाबा बोलिन कि शिवम तुम्हारा इस बार भी यूपीएससी निकलेगा,
जा करके सारा संपत्ति लिख के आ जाएगा बागेश्वर को। ठीक है, देख रहे हो राष्ट्रपति पहुंच रही हैं, पहुंची थी ना राष्ट्रपति भाई साहब इस देश का, बाबा को। क्या कहना चाहते हो, हमको उकसा रहे हो बनने के लिए बाबा? ठीक है, नहीं चले बढ़े आगे। तो ये आगमन की सूचना देते हैं। धीरेन्द्र ये क्यों नहीं चल रहा भाई? कुछ भी नहीं, वैसे ही चल रहा है क्या धीरेन्द्र? हाँ नहीं नहीं, बैठो बैठो धीरेन्द्र। ठीक है, तो क्या कहा कि महात्मा आए हैं जिनके दर्शन से चंपारण का दुख दर्द खत्म हो जाएगा। अब गांधी के आने की सूचना जैसे जंगल में आग लगती है वैसे ही पूरे चंपारण में फैल गया। ठीक है, इधर वो उधर गए, राजकुमार शुक्ला उधर गए, तब तक गांधी जी इधर बारह को क्या कर रहे हैं, बारह का कहानी सुन लीजिए। गांधी जी ने समय मांगा तिरहुत के कमिश्नर से मिलने के लिए। तिरहुत का कमिश्नर मोर्शेड था। तिरहुत का कमिश्नर कौन था? मोर्शेड। बहुत दुष्ट व्यक्ति, बहुत दुष्ट है ना, दुष्टता का कोई हद हिसाब नहीं है इसका। दुष्ट लोग अधिकारी बनाए ही जाते थे। मोर्शेड, तो मोर्शेड से मिलने का टाइम तय हुआ सुबह 9 बजे कि 9 बजे ये मिलने जाएंगे। गए मिलने, आने का कारण बताया। मोर्शेड इनको धमकाने लगा, चंपारण छोड़ दो, गलत जगह आ गए हो, तुम्हारे आने से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, गिरफ्तार किए जा सकते हो। डरा रहा है, इनको लग रहा है कि गांधी जी नए नए नवेले आए हैं, नेता बनने की कोशिश। अरे ऑलरेडी 22 साल तगड़ा सबक सिखा के आए हैं अंग्रेजी सरकार को दक्षिण अफ्रीका में, है ना। गांधी जी ने डिसाइड किया कि जल्द से जल्द चंपारण जाना है। अब तो जाना ही है, क्योंकि दाल में काला है। अभी तक इनका अंग्रेजी सरकार के प्रति कैसा व्यवहार था? एक कोर्डियल, एक झुका हुआ। अब कैसा इनके मन में ख्याल आ रहा है कि कुछ तो दाल में काला है। मतलब स्थानीय प्रशासन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो क्यों नहीं कर रहा अगर आपके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, थ्रेट दिया। हाँ, उस समय वहां पर मुजफ्फरपुर का कलेक्टर भी मौजूद था, वेस्टर। जिस समय मीटिंग हुई तिरहुत के कमिश्नर से, उस समय मुजफ्फरपुर का कलेक्टर भी मौजूद था। ठीक है, तो जब उन्होंने फील किया कि उनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत प्लान बना लिया कि जल्दी से जल्दी कहां जाएंगे, चंपारण जाएंगे। इसी बीच मोर्शेड को पता है कि ढीठ आदमी है, ये लौटेगा नहीं वापस, धमकी से डरने वाला। तुरंत चंपारण के मजिस्ट्रेट को, चंपारण के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर हैं, उनको एक चिट्ठी लिखता है कि पूरे चंपारण में धारा 144 लागू की जाए। कारण, गांधी के आने से वहां पर पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है, वहां पे अशांति, शांति भंग हो सकती है, वहां पे कुछ भी तो उसने कहा। उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन था? उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था हिकॉक। कौन था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट उस समय चंपारण का? हिकॉक। ठीक है, चलिए ठीक है। चौदह अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया, 14 अप्रैल को, 13 अप्रैल को रुक जाते हैं वो। 14 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया कि वो गाड़ी से चंपारण जाएंगे। 15 को वो 2 अपने सहयोगियों के साथ, जो उस लोकेलिटी को अच्छे से समझते थे, गांधी तो नए है ना भाई, गुजरात से चल के आए, वो क्या जानते हैं इधर के इलाके को, है ना। तो 2 धरणीधर प्रसाद
और रामनवमी प्रसाद, दो साथियों को उन्होंने लिया और रेलगाड़ी पकड़ के निकल गए कहां के लिए? चंपारण के लिए। रामनवमी प्रसाद और धरणीधर प्रसाद। अब वो साहब उधर से आए, कौन? राजकुमार शुक्ला 15 को आ रहे हैं मुजफ्फरपुर, तब तक ये पहुंच चुके थे चंपारण। तो मीटिंग नहीं हुई। राजकुमार शुक्ला 2 दिन 3 दिन रह के पूरे चंपारण में खबर फैला दिए कि महात्मा आ रहे हैं, और वो चले कि चलते हैं मुजफ्फरपुर और गांधी जी को लिवा के ले आते हैं। तब तक गांधी जी अपने 2 साथी के साथ चंपारण पहुंच गए और ये पहुंच गए मुजफ्फरपुर। टेलीफोन थोड़ी था कि लगा ले कि कहां हैं आप। फिर वापस इनको जल्दी जल्दी भागे भागे मुजफ्फरपुर से चंपारण गए। तब तक गांधी चंपारण पहुंच चुके थे। 15 के दिन के 1 बजे वो उतरते हैं चंपारण मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे। हजारों की भीड़, गांधी को देखने हजारों की भीड़। कौन है महात्मा? ठीक है। अच्छा, महात्मा, लोग अपने हीरो में क्या देखते हैं? लोग अपने हीरो में देखते हैं अपना रूप, अपनी पर्सनालिटी, अपने जैसा कोई हो, है ना? अपना ऑरा देखते हैं, अपना परछाई देखने की कोशिश करते हैं। गांधी भी उन्हीं लोगों में से एक सामान्य भारतीय को लगा ये महात्मा है, हमारे ही जैसे तो हैं, लेकिन है महात्मा, आए हैं चंपारण का दुख दर्द दूर कर देंगे। रेलवे स्टेशन पे जो पुलिसकर्मी है वो दौड़े दौड़े आते हैं, भाई ये किस चीज की भीड़ है, किस चीज की भीड़ है। उतरता हुआ गांधी को देखता है, गांधी को बोलता है कौन है आप? उन्होंने कहा कि आई एम मिस्टर गांधी, मोहनदास करमचंद। उन्होंने उसी समय वो पुलिस चेताता है कि आप अभी से चले जाइए, यहां पे किसी प्रकार का अनरेस्ट नहीं चाहिए, किसी प्रकार की अशांति नहीं चाहिए, आप इसी ट्रेन से वापस लौट जाइए। गांधी मना कर देते हैं, है ना? महात्मा जी की जय, महात्मा, उस समय बापू नहीं कहा गया, महात्मा जी की जय के साथ, उद्घोषणा के साथ गांधी को ले जाया जाता है। रेलवे स्टेशन के बगल में हमारा एक नया मोहल्ला बना है आनंदपुरी, उस गली में जैसे ही बढ़ते हम लोग, रोड के किनारे ही बाबू गोरख प्रसाद, जो मोतिहारी कोर्ट के सबसे जाने माने वकील हुआ करते थे, गोरख प्रसाद के यहां उनको ठहराया जाता है। एग्जाम में आ सकता है कभी, अगर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछा तो। किसका ठहराया जाता है? गोरख प्रसाद। उस समय नेतागिरी 2 ही करते थे, या तो वकील नहीं तो शिक्षक, बाद में छात्र। ये तो अपराधी अब आ गए ना। क्लियर है? तो पहुंचते हैं, किसके यहां ठहराया जाता है? बाबू गोरख प्रसाद, जो लोकल एडवोकेट। किस डेट की घटना बता रहा हूं मैं? 15 अप्रैल को गांधी जी को खबर मिलती है। जसौली पट्टी का नाम कौन सुना है? जसौली पट्टी सुनी हो ना, इसीलिए हम जानते थे तुम हाथ उठाओगी। जसौली पट्टी हम लोग के नजदीक है, मेरे मामा के घर के नजदीक है ना जी। तो जसौली पट्टी का एक किसान है लोमराज सिंह, सोमराज करें, लोमराज सिंह। एक अंग्रेज अधिकारी बनिए, प्लांटर से, नीलहा ठेकेदार है। लोमराज सिंह के बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया था सरेआम, है ना? जसौली पट्टी के एक लोमराज सिंह है, किसान है, राजपूत खून है। उनकी बेटी के साथ ये जो प्लांटर है, जो नीलहा ठेकेदार है, उसने क्या कर दिया था? मिसबिहेव कर दिया। लोमराज सिंह ने उस प्लांटर को पटक के पीट दिया। कोई भी घर के बहू बेटी के साथ करेगा तो कोई का रिएक्शन ऐसे ही होगा, बात का बाद में देखा जाएगा। क्लियर है? तो प्लांटर्स पहुंचते हैं अपने आदमियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, और इस किसान को बांध के बहुत मारते हैं, कोड़े बरसाते हैं, पूरा जो है पीठ पे दाग दाग हो जाता है। ये खबर लगती है किसको? गांधी जी ने उसी वक्त निर्णय लिया कि वो जसौली पट्टी जाएंगे। ठीक है। 16 तारीख को अपने 2 साथियों, उन्हीं 2 साथियों धरणीधर प्रसाद और रामनवमी प्रसाद के साथ हाथी पर चढ़ करके निकलते हैं जसौली पट्टी के लिए।
और जसौली पट्टी, वो हमारे मोतिहारी से सटा हुआ एक जगह है चंद्रहिया। चंद्रहिया जैसे ही पहुंचते हैं तब तक एक समन जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से वहां पे पहुंचता है। जिला मजिस्ट्रेट वो अर्दली जो है, जो चपरासी है, वो उसी वक्त गांधी जी को बोलता है कि आपको बुलाया गया है जिला मुख्यालय में, आप तुरंत चलिए। गांधी जी को हाथी पर से उतारा जाता है, वहां से एक बैलगाड़ी पे चढ़ाया जाता है, बैलगाड़ी से चढ़ा करके उसको एक जगह लाया जाता है, फिर वहां से गांधी जी एक और मोटर गाड़ी में चढ़ते हैं। मोटर गाड़ी में एक और बंदा बैठा हुआ है, वो सुनाता है कहानी कि आपके ऊपर समन जारी हुआ है और आपको अभी इसी मोटर गाड़ी से आपको यहां से निकाल के यहां से विदा करने का निर्णय लिया गया है। गांधी जी कहते हैं हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे ही नहीं, वरना अगर नहीं गए तो क्या होगा, आपके ऊपर जिला में अशांति खड़ा करने का, क्रिएट करने का केस दायर किया जाएगा। कर लो, कर लो, तुमको केस करना है कर लो भाई। दक्षिण अफ्रीका में जेल में रह के आ गए, पीट के आ गए, उतना गांधी जी पिटाते पिटाते थुथुर हो गए क्या? नहीं, थुथु नहीं हुए हैं, दृढ़ निश्चयी हो गए हैं। हां, दृढ़ निश्चयी हो गए हैं। उनको पता है कि ये कष्ट सहे बिना हम अपना अल्टीमेट गोल नहीं प्राप्त कर सकते। ये तप है। कहावत है, चंदन को कुंदन बनने के लिए तपना पड़ता है। ठीक है, आप लोग भी उसी प्रोसेस में हैं। अभी आप लोग क्या हैं? सारे लोग चंदन हैं, चंदन की लकड़ी है, सब सुगंधित है सब सुगंधित है। लेकिन इन सारे चंदनों को कुंदन बनना तब मिलने को मिलेगा, तब कुंदन आप बन पाएंगे जब आप तपेंगे। इट मींस आप एक डिसिप्लिन तरीके से, आप एक कंसिस्टेंट तरीके से, आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जाम को, है ना। एग्जाम तो उसी का निकला है जो बहुत डिसिप्लिन रहा है, सिस्टमैटिक रहा है लाइफ में, हर मामले में, सुबह उठने से लेकर के सोने तक के मामले में, खाने पीने से लेकर के कहीं भी जाने के मामले में, हर चीज को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से जो लेकर के चला है वही अधिकारी बना है। क्योंकि सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का ही है। ये कोई आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के नॉलेज का खेल नहीं है। सब पढ़ रहे हैं भाई, इसी क्लास में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने लोगों का निकलेगा? सबका निकलेगा, सबका निकलेगा अगर कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन के साथ आपने तैयारी करती रहे। ठीक है, तो गांधी जी को क्या कहा गया कि आप जिला छोड़ करके तुरंत चले जाइए, वरना आपके ऊपर केस दायर होगा धारा 144 के अंदर में। क्योंकि ऑलरेडी जिला में क्या है, धारा 144 है, और आपकी धारा 144 रहते आपके लिए हजारों लोग आके खड़े हो गए। ये तो इसके खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। फिर आप ऐसे जगह जा रहे हैं जहां पे हो सकता है आप उकसाए लोगों को। आप कुछ भी कर सकते हैं, जा रहे हैं आप एक घायल व्यक्ति को देखने, आप हो सकता है उकसाएं आप, बोले ना हम तो नहीं जिला छोड़ेंगे, और वहां से वो फिर जसौली पट्टी के लिए निकलिए। जिला मजिस्ट्रेट एक नोटिस जारी करता है, 18 अप्रैल को गांधी जी अनुमंडल एसडीएम कोर्ट में हाजिर हो। कहां पे? 18 अप्रैल को कहां हाजिर होने को बोला गया? मोतिहारी एसडीएम, जो स्टेट सिविल सर्विसेज में एसडीएम बनते हैं ना, तो एसडीएम कोर्ट के पास जुडिशियल पावर भी होता है। आपको पता है कि एसडीएम का कोर्ट भी लगता है ना, उनके पास जुडिशियल पावर भी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी जुडिशियल पावर होता है एक हद तक, वो किसी को भी जेल भेज सकता है ना। तो क्या कहा गया कि 18 अप्रैल को आप मोतिहारी एसडीएम कोर्ट में हाजिर हो। आज जहां पे एसडीएम कोर्ट था उस समय उस जगह पे आज मोतिहारी में संग्रहालय है, गांधी संग्रहालय है ना। और एक बड़ा सा स्तंभ बना हुआ है, उस स्तंभ पे गांधी का बोला हुआ जितना वहां पे स्टेटमेंट है, वो सब स्टेटमेंट वहां पे लिखा हुआ है कि गांधी ने क्या कहा था कोर्ट में, है ना। आलोक शायद मोतिहारी गया हुआ है ना। मोतिहारी इज द बेस्ट सिटी पटना के बाद। मुजफ्फरपुर देख लो कितना गंदा है। मैं रोड देखो ना, एक तो रोड का फैलाव देखो, बाकी चलो अब राजगीर को तो इंटेंशनली डेवलप किया गया है पर्यटन स्थल के तौर पे,
जो पर्यटन स्थल के तौर पे नहीं डेवलप किया गया है। आप चले जाओ इधर साउथ में, तुम चले जाओ औरंगाबाद, अरवल, नवादा, तुम चले जाओ जमुई, शेखपुरा, बांका, महावाहियात डेवलपमेंट है। गया में भी बोध गया का डेवलपमेंट अच्छा है। गया में आ जाओ, वैसे ही गंदगी, वैसे ही रोड का पतला पतला रोड, वैसे ही गया जी, है ना। तो बढ़े आगे। तो यहां पर गांधी 18 तारीख को अपने साथियों के साथ कोर्ट में पहुंचते हैं और गांधी को देखने के लिए कोर्ट में उस समय 5000 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठी है। और कोई ऐसा वैसा दिन नहीं है जैसे कैसे अभी अप्रैल के महीने में कभी बारिश हो रही थी, वो बारिश का दिन, उस दिन बारिश हो रहा है। गांधी को देखने के लिए वो पूरा हुजूम जेल अदालत में घुसना चाहता था। सोचो 5000 लोग अदालत में घुस जाता तो क्या होता। वो पूरा हुजूम अदालत में घुसना चाहता था। हाँ एसडीएम सुनो तो पहले कहानी सुन लो। तो इंटर करते हैं कोर्ट में। बिलीव करो ये मूवी में भी दिखाया गया है, जैसे ही गांधी एसडीएम कोर्ट में इंटर करते हैं, पूरी भीड़ जो एसडीएम कोर्ट के अंदर खड़ी है वो खड़ी हो जाती है और उसका रिजल्ट ये होता है कि एसडीएम को भी चुपके से ऐसे उठ के खड़ा होना पड़ता है। एसडीएम को भी खड़ा होना पड़ता है गांधी के रिस्पेक्ट में। एसडीएम कौन है? यूरोपियन है ना। तो ये गांधी का ऑरा है, ठीक है। एसडीएम उनके ऊपर आरोप पढ़ के सुनाता है कि आपके ऊपर यह आरोप लगाया गया है। क्या लगाया गया है? कि आपने जब चंपारण में अशांति पैदा किया है, किसानों को विद्रोह के लिए, आंदोलन के लिए उकसाया है, तो क्यों ना सजा दिया जाए। गांधी ने कहा कि आई एक्सेप्टेड, मैं अपने ऊपर गुनाह स्वीकार करता हूं, तुम मुझे जेल भेजो, अभी के अभी भेजो तुम जेल। अब ले एसडीएम कहता है कुछ समय दीजिए सोचने के लिए, हमको थोड़ा सा भी डिसीजन इतना जल्दी हम नहीं लेंगे। वो डिसीजन लेने के लिए समय मांगता है ना। डिसीजन बोलता है 18 को, बोला 21 को हम आपके ऊपर इसके ऊपर जजमेंट सुनाएंगे। तब तक आपको 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पे बेल दिया जाता है। 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पे क्या दिया जा रहा है? आपको बेल दिया जा रहा है। कह रहा है, गांधी कहे हमारे पास कोई बेलर ही नहीं है, हम कहां से देंगे 100 रुपया, मेरे पास है ही नहीं रुपया, है ना। मतलब 100 रुपया देने का मतलब है कि गांधी द्वारा एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ वो आरोपी हैं। कहा मेरे पास रुपया नहीं है। फिर कहता है कि 50 रुपया, मेरे पास है ही नहीं रुपया भाई। अंत में एसडीएम कहता है ओके मैं अपने तरफ से ये बॉन्ड पेपर भर के आपको जमानत दे रहा हूं। लियो, एसडीएम को बॉन्ड पेपर अपनी तरफ से उनके निजी मुचालके पर उनको रिहा करना पड़ा। हाँ ठीक है। तो गांधी वहां से रिहा होते हैं उस कोर्ट से। और इसी बीच हमारे तिरहुत के जो कमिश्नर हैं वो चीफ सेक्रेटरी, उस समय तो बिहार अलग हो चुका है, बिहार एक नया स्टेट बन चुका है, बिहार 1912 में ही एक नया स्टेट बन चुका है ना। तो उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको एक चिट्ठी लिखता है। कौन? मोर्शेड। क्या लिखता है कि गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, गांधी के ऊपर वो कानून लागू होना चाहिए जो क्रांतिकारियों के ऊपर लागू होता है। उस समय जो है एक नियम था 1915 में, जब सिविल युद्ध स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1914 में, 1914 में, तो उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है वो चरम पर थी, वो एक्सट्रीम लेवल पे हैं, है ना। तो इन क्रांतिकारियों को दबाने के लिए इंडियन डिफेंस एक्ट लाया गया। क्या लाया गया? इंडियन डिफेंस एक्ट, भारतीय रक्षा कानून, जो सिर्फ क्रांतिकारियों पे ही लागू होता था। और इसके अंदर इतना क्रूएल ये कानून था कि क्रांतिकारी को सीधे पकड़ के फांसी पर
बिना ट्रायल के, बिना किसी सुनवाई के एक एक नॉर्मल उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता था, एकदम फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह। भाई कह रहा है मोर्शेड इतना खतरनाक आदमी है, कह रहा है क्या कि गांधी के ऊपर ये इंडियन डिफेंस एक्ट लागू होना चाहिए। है ना। बिहार सचिव कह रहा है थमो भाई, क्यों घबरा रहे हो, एक तो तुम एक्शन गलत ले लिए हो, पहले तो तुम जाके चंपारण से धारा 140 हटाओ। बिहार सरकार सुनती है गांधी के बातों को। गांधी ऑलरेडी मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिख चुके हैं चंपारण की स्थिति को लेकर के। बिहार का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडवर्ड गेट, उन्होंने मुख्य सचिव को क्या डायरेक्शन दिया कि तुरंत धारा 144 पहले हटाया जाए चंपारण से, है ना। और मोर्शेड को डांटा चिट्ठी लिख के कि तुमने सहयोग क्यों नहीं किया, और ऊपर से तुम चिट्ठी लिख रहे हो कि इनको पर इंडियन डिफेंस एक्ट 1915 लागू करे जाए। अभी आएगा एडवर्ड गेट करके हैं, ठीक है। तो मुख्य सचिव जो है मोर्शेड की बात को मानने से इनकार कर देते हैं और उन्होंने कहा कि धारा 144 अभी के अभी हटाओ। क्लियर है। गांधी जी वहां से छूटते हैं 22 ऑफ अप्रैल, सॉरी 19 ऑफ अप्रैल, 19 अप्रैल 1917, 19 ऑफ अप्रैल 1917 गांधी जी किसानों से बयान लेना शुरू कर दिया। मतलब क्या बोला था गांधी जी, हम आएंगे चंपारण और जांच करेंगे। जांच किस आधार पर करेंगे, हम किसानों से बात करेंगे, किसानों की समस्या को सुनेंगे और उनको रिकॉर्ड करेंगे। उनको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। यह कहानी कब से शुरू हुई, 19 ऑफ अप्रैल से, ठीक है। तो 19 अप्रैल 1917 से गांधी जी ने किसानों का बयान लेना शुरू किया, मोतिहारी से शुरू किया, और 22 अप्रैल को 3 दिन 19, 20, 21 3 दिन उन्होंने मोतिहारी के किसानों का बयान लिया और फिर निकल गए बेतिया के लिए। 22 तारीख को 22 ऑफ अप्रैल को गांधी जी कहां गए, बेतिया गए, ठीक है। और वहां पर बेतिया में उन्होंने बयान लेना शुरू किया 22 और 23 तारीख को। 24 को बेतिया के नजदीक ही एक गांव है लौकरिया, लौकरिया पहुंचते हैं, वहां पे उन्होंने किसानों का बयान लिया। मतलब कहने का मतलब यह है, ये क्यों बता रहा हूं मैं, कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि गांधी जी कहीं एक जगह बैठ गए और उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आइए और अपना दुख दर्द कहिए। गांधी जी खुद ही किसानों के घर घर पहुंच रहे हैं और जितने गांव में जा रहे हैं गांधी एक चीज को नोट करते जा रहे हैं। उन्होंने अपने सत्य के मेरे प्रयोग में भी लिखा, एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ में, कि चंपारण के लोग बड़े गंदे रहते हैं, इनको स्वच्छता का पाठ पढ़ाना जरूरी है। यह स्वच्छता मिशन जो भारत सरकार का एक बड़ा मिशन है, जिसमें गांधी के फोटो का यूज, चश्मा का यूज किया जाता है, तो भारत में स्वच्छता के मिशन को लेकर के कौन सबसे पहले एक्टिव हुआ, गांधी। उन्होंने कहा कि जीवन का एक बेसिक एलिमेंट है स्वच्छ रहना, ठीक है। अब टोक मत देना, आप वैसे ही कपड़ा पहनते थे। हाँ, अभी तुम्हारे चेहरे के आवाज हमको पता चलेगी तुम वही टोकने वाली हो। अब स्वच्छ रहते हैं आप। जब पैसा आता है तो स्वच्छता बढ़ जाती है, जितनी गरीबी उतनी अस्वच्छता। याद रखिएगा, स्वच्छता किससे आती है, पैसे से आती है। हाँ तो देखो तब मेरे आदमी जाके, जो मजदूर है वो जाके मिट्टी उठा रहा है, वो मीट उठा रहा है, वो कहेगा वो इधर इधर मिट्टी लग गया, अभी साफ करो साफ करो। हाँ नहीं ना, तो दिन रात धूल धक्कड़ में, शाम में थोड़ा बहुत पूछ पाछ के घर चला गया। तो पैसा वाले क्या जाने गरीबों का दुख दर्द। मैं समझता हूं, मैं गरीब हूं, हाँ मैं गरीब हूं, मैं बीपीएल में हूं। उससे भी अगर नीचे का कोई कार्ड होता उसमें भी होता। मैं नहीं मानते, ये तो रेंट वेंट का कपड़ा है, रेंट में। तो मेरे बैंक का अगर अब मैं फिगर दिखा दूं ना, तो तुम कहोगे वाकई में सर इतने गरीब हैं।
एक्सपेंस ज्यादा है, खाने का कोई ठीक नहीं है, एक्सपेंस ज्यादा है। भाई साहब मैंने इतना है दिक्कत कि मैं एक रोल खा करके रह लेता हूं मैं। आलस। लेकिन आज मंडे है, आज अनिकेत तो चला जाएगा। अनिकेत को मैंने वायदा किया था एक दिन कि उसको मटन खिलाऊंगा मैं, एक दिन खिलाऊंगा मैं, एक दिन आएगा। 11th में मैं मैथ्स पढ़ने जाता था, हमारे एक रमेश सर थे, बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते। तो मैं और मेरा भाई, वही भाई जो पूजा कराने में मेरा सहयोगी था, मैथ्स पढ़ने जाता था। तो जब उनके यहाँ मटन चिकन आए, ये लाला जी लोगों के यहाँ का खास गुण है। सप्ताह में कम से कम 4 दिन खाएंगे वो, सिर्फ गुरुवार, शनिवार और मंगलवार को छोड़ देंगे, बाकी सब दिन खाएंगे वो। ठीक है, तो जिस दिन उनके यहाँ मटन चिकन आए तो बन रहा होता, कहते अमिया एक दिन मैंने सोचा है कि मटन लाऊंगा और बनाऊंगा और तुम्हें खिलाऊंगा। हम लोग भी खुश हो जाए, सर एक दिन मटन लाएंगे, बनाएंगे, खिलाएंगे। भाई साहब 2 साल बीत गया, ना मटन आया ना बनाया, खिलाए। और उस दौरान नहीं भी तो कम से कम 500 बार मेरे सामने मटन आया होगा, बनाए होंगे और खुद खाए होंगे। हाँ, कौन है बिमलदा? देखेंगे कभी जाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए? तो गांधी जी रैयतों का क्या ले रहे हैं? किसानों का बयान ले रहे हैं। मई आते आते सोचो कितने गांव में घूमे होंगे गांधी जी? 850 गांव में। गांधी जी अपने साथियों के साथ 850 गांव से 5000 किसानों का पूरा बयान और 8000 किसानों का छोटा छोटा बयान उन्होंने इकट्ठा किया। डेटा जरूरी नहीं है भाई, बात इमोशन को समझो ना। अब इतना नहीं पूछे, ये नहीं पूछ सकता गांधी चंपारण गए थे तो दिन रात कितना रोटी खाते थे। ये नहीं पूछेगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि 5000 किसानों का नंबर देखो, फिगर देखो कि उन्होंने कितने गांव घूमे हैं और कितने हजार लोगों का उन्होंने बयान है। अप्रॉक्स 18,000 हो गया ना, 5000 पूरा और 8000 शॉर्ट बयान लिया उन्होंने, स्टेटमेंट लिया। इस बीच में गांधी जी कहां जाते हैं? मैंने बताया कि 22 तारीख को बेतिया, 24 को लौकरिया और 27 को वो राजकुमार शुक्ला के गांव पहुंचते हैं, मुरली भरौआ। हाँ, मुरली भरौआ। ठीक है, राजकुमार शुक्ला के यहां क्यों गए? राजकुमार शुक्ला का घर 1 महीने पहले अंग्रेजों ने तोड़ दिया था, तो राजकुमार शुक्ला हो गए हैं विनय घर, है ना। तो 27 को, अच्छा, इस पूरे पीरियड में, इस पूरे फेज में राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ खड़े हैं, डटे हुए हैं, क्योंकि उनका प्रण है कि चंपारण में से 3 कटिया खत्म करके दम रहेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से 13 मई को जाकर के गांधी जी ने जितने इन बयानों को इकट्ठा किया था उसका रिपोर्ट बना करके बिहार के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने भेज दिया। ठीक है, 13 मई, 19 अप्रैल से शुरू करते हैं और 13, 1 महीना भी नहीं हुआ भाई साहब, 1 महीना के अंदर इतना बड़ा रिपोर्ट बना करके चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने भेज दिया। सरकार पर दबाव बनेगा, है ना। तो सरकार क्या करती है? सरकार प्लांटर एसोसिएशन को कहती है कि देखो जी, ये तो आ गया रिपोर्ट, अब तुम अपना रिपोर्ट सबमिट करो। दोनों पक्ष का रिपोर्ट चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि 22 मई तक तुम अपना रिपोर्ट सबमिट करो। किसको? प्लांटर्स एसोसिएशन को। अब प्लांटर्स एसोसिएशन इस पूरे कैंपेन के दौरान, गांधी के कैंपेन के दौरान, सिर्फ गांधी को डिफेम करने में लगी हुई है।
गांधी को बदनाम करने में लगी हुई है, यहां तक कि शुक्ला जी को भी बदनाम करने में लगी हुई है। जो जिला कप्तान है चंपारण का, जो एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, चंपारण का जो एसपी है, वो गांधी जी के पास जाके कहता है कि ये शुक्ला जी के फेर में आया है ना, ये बहुत बदमाश आदमी है ना, इसके ऊपर 20 को मुकदमा चल रहा है, मत फेर में पड़िए। गांधी ने क्या जवाब दिया? यदि शुक्ला जी बदमाश होंगे तो जांच में पता चल जाएगा, है ना। तो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन भी और प्लांटर्स इस पूरे कैंपेन को डिरेल करने में लगे हुए हैं, लेकिन गांधी इसमें हार नहीं मानते, उन्होंने रिपोर्ट बना के भेज दिया। प्लांटर्स एसोसिएशन से मांगा जाता है कि भाई साहब आप जो हैं दीजिए। अच्छा, गांधी को डिफेम कैसे कर रहे हैं? तो जो प्लांटर एसोसिएशन है उनका सपोर्ट करता है यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन, जो अधिकारियों का एक बड़ा एक संगठन था, है ना। और एक अंग्रेजी समाचार पत्र निकलता था, न्यूज़पेपर, नाम था पायनियर। पायनियर दिन रात गांधी के बारे में खराब बातें लिखता था, दिन रात जो है इस कैंपेन के बारे में खराब बातें लिखता था। ये सिर्फ सरकार को दबाव में लाने के लिए, ठीक है। तो 13 मई को रिपोर्ट भेजते हैं वो। गांधी को क्या कहा जाता है? प्लांटर्स को कहा जाता है कि आप अपना रिपोर्ट सबमिट करिए, है ना। इन्होंने सबमिट किया रिपोर्ट। इसका रिजल्ट यह हुआ कि गांधी ने एडवर्ड गेट, जो उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर है बिहार का, जिसके हाथ में पूरा गवर्नरशिप है पूरे बिहार का, उसने गांधी को इनवाइट किया रांची। उस समय वो कहां रह रहा था? रांची रह रहा था। रांची इनवाइट किया कि 4 जून को आइए हमारे यहां, बैठ के हम कुछ डिसीजन लेते हैं इस पर। गांधी 4 जून को पहुंचते हैं कहां पर? रांची पहुंचते हैं। 4, 5, 6 3 दिन लगातार मीटिंग चलती है गांधी और एडवर्ड गेट की। और इस पूरे मीटिंग का कंक्लूजन यह निकला कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक इन्वेस्टिगेटिव कमीशन बनाएगी, एक जांच समिति बनाएगी, और यह जांच समिति खुद जाकर के चंपारण में किसानों का स्थिति जांचेंगे, उनके पक्ष को देखेंगे, और उसके बाद जो रिकमेंडेशन करेंगे उसका हम उस पर कानून बनाएंगे, ठीक है। तो एडवर्ड गेट ने अनाउंस कर दिया कि चंपारण के में एग्रीकल्चर का कंडीशन और किसानों के कंडीशन को जांचने के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं, और मध्य प्रदेश के एक कमिश्नर हैं उनको बुलाया गया कि भाई न्यूट्रल रहे। यहां का अधिकारी रखेंगे तो क्या होगा, हो सकता है पक्षपात करेगा, तो एक न्यूट्रल अधिकारी को बुलाया गया। कहां से? मध्य प्रदेश से। नाम था उनका FG स्लाई, इसीलिए इसको कहा गया स्लाई कमीशन। क्या कहा गया? स्लाई कमीशन, ठीक है। तो इसके मेंबर्स और भी हैं, ठीक है। कौन कौन मेंबर्स है? एक तो थे FG स्लाई जो अध्यक्ष हैं खुद, दूसरे हैं LC एडमी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डीजे रीड, ये वाला डीजे नहीं है ना, गांव देहात में कैसे डीजे बजता है, हाँ, डीजे श्याम, और पीछे से भोजपुरी गाना एकदम ढाए ढाए ढाए, उसमें फोन है ना, बता था फोन नंबर 9898C7 ऐसे ही करता है ना ये डीजे हमारे बिहार का, ये डीजे है सारा फोन नंबर, क्या कौड़िया बाजार प्रखंड वो डीजे में सारा पता बता देता है अरे भाई हमारा बिहार मनता ना मीम, बिहार इज नॉट फॉर द बिगिनर्स, यहाँ पे सब एक से एक अजूबे है, ठीक है। क्या लिखा? डीजे रीड REED या रीड। अगला है जी रैनी सदस्य हैं, सदस्य। और अंत में महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी ने भी किसानों के हित को देखते हुए इसका पार्ट बनना मंजूर किया, और जैसे ही महात्मा गांधी को इसका हिस्सा बनाया जाता है फिर प्लांटर एसोसिएशन चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं नहीं, इनको निकालो, इनको निकालो, है ना। इसमें याद आ गया हमको, चिल्लाता आजकल एक प्रचार होता है बिस्किट का, कौन सा बिस्किट, नान खटाई, नहीं नहीं नहीं, हम तो नान खटाई खाएंगे, हम तो मेरठ वाले नान खटाई खाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इन प्लांटर्स ने क्या करना शुरू किया, हंगामा करना शुरू किया कि महात्मा गांधी को निकालो इस कमीशन से। फिर भी गवर्नमेंट किसी की सुनने की, गवर्नमेंट किसी प्रेशर में नहीं दबती है, कहती है कि ये तो होगा। सचिव किसको बनाया गया, सचिव बनाया गया E.L. टैनर, सचिव, सेक्रेटरी किसको बनाया गया, E.L. टैनर को, E.L. टैनर, E.L. टैनर। ठीक है, समिति कमीशन का क्या काम था कि चंपारण जाकर के दोनों ही पक्ष, किसानों का भी पक्ष और प्लांटर्स का पक्ष, दोनों पक्षों को जांच करना, प्लांटर्स एसोसिएशन, प्लांटर्स का भी और पीजेंट्स का भी। उसके आधार पे जो रिपोर्ट गांधी जी ने भेजा है, जो सबूत भेजा है, उसके आधार पे उसको इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना, और फिर रिपोर्ट बना करके रिकमेंड करना कि क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। कमीशन यही करता है, रिकमेंडेशन भी देती है कि ये किया जाना चाहिए। ठीक है, 17 जुलाई को इस कमीशन की पहली बैठक होती है, कहां पे, बेतिया में। 17 जुलाई को इस कमीशन की पहली बैठक कहां होती है, बेतिया में। बेतिया में रैयतों का बयान लेना शुरू किया जाता है, वहां पे प्लांटर्स एसोसिएशन का भी बयान लिया जाता है, और ब्रिटिश ऑफिसर्स का भी बयान लिया जाता है, जैसे कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए, जो अधिक अनुमंडल, जो एसडीएम हो गए, सबका बयान लेती है कमीशन। वो सरकार का भी पक्ष देखना चाहती है, वो प्लांटर्स का भी पक्ष देखना चाहती है, और किसानों, सबका पक्ष सुना जाता है। इसमें शुक्ला जी, हम पंडित शुक्ला भी 2 रेजोल्यूशन लेकर के आते हैं। पंडित शुक्ला ने क्या कहा, पंडित शुक्ला जब गवाही देते हैं तो उन्होंने कहा कि हमें नीलहों के अत्याचार से मुक्ति चाहिए और 3 कठिया सिस्टम खत्म होना चाहिए। ठीक है, अंत में इन सभी पक्षों का, नीलहों का, रैयतों का, सभी का पक्ष जांचने सुनने के बाद यह समिति 3 अक्टूबर 1917 को अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर देती है। किस दिन, 3 अक्टूबर 1917 को अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर देती है। तबीयत ठीक नहीं है तो जाओ। ठीक है, 3 अक्टूबर 1917 को, ठीक है, रिपोर्ट सबमिट कर देती है, और सरकार ने 4 अक्टूबर को रिपोर्ट सबमिट करती है। 3 अक्टूबर को इस कमेटी के सभी सदस्यों ने इस पे अंतिम मोहर लगाया। 3 अक्टूबर को जो मेंबर्स ऑफ कमेटी हैं उन्होंने इस पे अंतिम मोहर लगाया, और 4 अक्टूबर को गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है। 18 अक्टूबर को गवर्नमेंट सारे अनुशंसा, सारे रिकमेंडेशन को मान लेती है। जितना भी रिकमेंडेशन किया गया था इस कमेटी द्वारा, उन सभी रिकमेंडेशंस को मान लिया जाता है। बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है उसी पे हम फोकस रहेंगे, उस पे बात करेंगे अभी हम। 18 अक्टूबर को क्या किया जाएगा, इन सारे रिकमेंडेशन को मान करके इसको गजट में निकाल दिया जाता है। जब तक गवर्नमेंट का गजट नहीं निकलता वो कानून नहीं बन, तो गवर्नमेंट गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है रिकमेंडेशन को। गवर्नमेंट कहती है कि हम इसी रिकमेंडेशन के आधार पे कानून बनाने जा रहे हैं। भाई साहब 400 पेज का रिपोर्ट है। ठीक है, तो 29 नवंबर को बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक कानून आता है इस रिकमेंडेशन के आधार पर, इस कमेटी सराय कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 29 नवंबर को एक बिल आता है, चंपारण एग्रेरियन बिल। कौन सा बिल आता है, चंपारण एग्रेरियन बिल। ठीक है, इस बिल को मार्च 1918 में गवर्नमेंट इस बिल को पारित करा लेती है। कहां से, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में
जिसको कहा गया चंपारण एग्रेरियन एक्ट। क्या कहा गया? चंपारण एग्रेरियन एक्ट। उसके मुख्य बातों को हम समझते हुए चलते हैं। पहला, 3 कठिया सिस्टम खत्म। 3 कठिया सिस्टम खत्म। दूसरा, प्लांटर्स ने जितना तावन वसूला था, तावन क्या? पेनाल्टी। तो जितना पेनाल्टी वसूला था, एडिशनल टैक्स वसूला था, उसका 25% वापस करने का डिसीजन हुआ। इस पे गांधी को क्रिटिसाइज किया गया है कि गांधी चाहते तो 50% से ज्यादा वसूल करवा सकते थे। गांधी को हर कदम पे तौला गया है ना? ठीक है, 25% बोलना आसान है ना। एक बोल दो कि भाई जल के एक प्रोटेस्ट में भाग ले लो, तो पुलिस के लाठी के डर से कोई जाएगा नहीं, है ना? तो 3 कठिया खत्म करवाया, जो सबसे बड़ा मुद्दा था। तावन का 25% वापस करवाया। उसके अलावे यह बोला गया कि जो रैयत अपने मन से चाहेंगे वही नील उगा पाएंगे, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, और जो नील उगेगा उसका दाम भी रैयत ही तय करेगा। मेरे खेत में आलू हुआ, कितना में बेचना वो हम तय करेंगे, गवर्नमेंट तय नहीं करेगी या प्लांटर्स नहीं तय करेंगे। ये कुछ मुख्य बातें थी इस, ठीक है। चौथा, जो बेठ बेगारी है, जबरन मजदूरी कराना, वो कानूनन अपराध होगा। जबरदस्ती मजदूरी आप नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इतने एम्बैरेस होते हैं ये नीलहे कि अगले 10 साल के अंदर वो सारे नीलहे धीरे धीरे चंपारण छोड़ते चले जाएंगे और नीलहों से आजादी मिल जाएगी चंपारण के लोगों से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एक गांधी के मित्र के बारे में पूछता है कि गांधी के कौन मित्र हैं जो पूरे समय इनके साथ रहे हैं, जो दक्षिण अफ्रीका से चल के आए थे। एक पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, नाम है उनका पोलाक, है ना? ठीक है, पोलाक, सॉन पोलाक रहे, क्रिकेटर एक पहले था पोलाक, ठीक है। अब गांधी के वेलफेयर स्कीम्स को हम लोग कल देख के खत्म कर देंगे और नए वाले चैप्टर में बढ़ेंगे। इसी के साथ आज चंपारण का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने खत्म कर लिया। मिलते हैं हम लोग कल। किसी भी किताब में जाओ और पढ़ो तो